नमस्कार, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिकोड एग्जाम पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, समय आपके पास जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही कम बचा हुआ है और ऐसे में आपके आरओ एग्जाम के लिए दरअसल यूपी पीसीएस में जो चीजें आती हैं उनमें एक यूपी स्पेशल का जो कंटेंट आपका होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम लोग उसी को कर रहे हैं। यूपी स्पेशल का जो टॉपिक होता है महीनेवार वो हम लोग यहां पर करते हैं। इसका जो है डिटेल्स एक्सप्लेनेशन दिवाकर सर कराते हैं और उसी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो मैं आपको कराता हूं। मैंने स्टार्टिंग इसकी जो है लगभग जो है 2-3 महीने पहले से की है, बाकी उसके पहले दिवाकर सर इसका डिटेल्स में कराते थे एक्सप्लेनेशन विदाउट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, ये जो आपका जून माह है, जून माह के हम लोग इंपॉर्टेंट जो भी हमारे उत्तर प्रदेश विशेष के समसामयिक विषयों पर जो आधारित प्रश्न हैं उनको करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो है आपके लिए, आप इसको जरूर देखिएगा क्योंकि आप जानते हैं जून तक का तो आपका न्यूज आएगा डैम श्योर है। तो इसको वीडियो को देखिएगा जरूर से और ज्यादा से ज्यादा लोगों तो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट सभी लोगों को मिलता रहे। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है और क्या कुछ इसमें चीजें दी गई हैं। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट पहला है क्वेश्चन, बचपन डे केयर सेंटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, जून 2025 में प्रदेश सरकार ने 26 और जिलों में बचपन डे केयर सेंटर को खोलने की घोषणा की है। दूसरा, इसको मिलाकर बचपन डे केयर सेंटर की संख्या बढ़कर 48 जिलों में हो जाएगी। तो अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन क्या है, असत्य है। एक बात विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा और मैंने आपको कई बार कहा है कि ये जो स्टेटमेंट आपका लिखा रहता है कि कौन सा कथन असत्य है या फिर कौन सा कथन सही नहीं है, क्या सही नहीं है, ये दो स्टेटमेंट में आपको अक्सर जो है क्या रहता है, कंफ्यूजन रहता है। सही नहीं है, आप केवल सही शब्द पढ़ करके और तुरंत विकल्प देख करके टिक लगा के चले जाते हैं, गोला भर के चले जाते हैं, वहीं पर आपका प्रश्न क्या होता है, गलत होकर चला जाता है। यह बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है कि यह शब्द असत्य यानी कि असत्य और कौन सा सही नहीं है, इसका मतलब यह हुआ क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि कौन सा इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। सही है नहीं बताना है बल्कि कौन सा कथन गलत है यह आपको बताना है। तो अगर आप इस विकल्पों पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि ये जो आपका 48 जिलों में हो जाएगा, ये मुझे लग रहा है गलत है। आप भी अगर ने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो कॉपी उठा के देख लीजिए, रख लीजिए अपने सामने, उसमें मैच कीजिए कितने प्रश्नों को आपने सही किया है। तो इसमें मुझे केवल 2 लग रहा है कि भैया ये कथन हमारा गलत है, ये सही है, ये गलत है। तो केवल 2 यानी कि मुझे लग रहा है केवल बी इज द राइट आंसर होना चाहिए, है ना। ठीक है, आइए अब इसकी हम लोग व्याख्या पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 जून 2025 को घोषणा की कि वह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और दिव्यांग व्यक्तियों हेतु अपनी पहल का विस्तार करते हुए 26 और जिलों में बचपन डे केयर सेंटर खोलने जा रही है। यह निर्णय अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। अगर बात हम वर्तमान की करेंगे तो वर्तमान में क्या है, 25 जिलों में यानी कि 25 जिलों में बचपन डे केयर सेंटर संचालित है, जिनमें सभी मंडल मुख्यालय और 7 आकांक्षी जिले भी इसमें क्या है, शामिल हैं। बात आकांक्षी जिलों की करते हैं। निश्चित तौर पर आप सभी लोग आकांक्षी जिलों के बारे में जानते होंगे। आकांक्षी जिला वो होते हैं जो सामाजिक आर्थिक रूप से क्या है, पिछड़े हुए हैं। उन पर सरकार विशेष तौर पर कुछ डिस्ट्रिक्ट को चूज किया गया है ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जाए। वही जिले आकांक्षी जिले होते हैं। उदाहरण के तौर पर श्रावस्ती हो गया आपका, ठीक है, बलरामपुर हो गया आपका, ये कुछ ऐसे एरिया हैं जो पिछड़े वर्गों में आते हैं और उनके लिए आकांक्षी जिले का जो है दिया गया है तब का, है ना। विस्तार के बाद कुल 51 जिलों में ये केंद्र होंगे। 48 जो उधर लिखा था वो नहीं होगा, क्या होगा, ये 51 जिलों में केंद्र होंगे। इन सेंटरों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रारंभिक देखभाल, शिक्षा, पुनर्वास, सामाजिक प्रशिक्षण दिया जाएगा जिससे बेहतर विकास की ओर क्या हो सके, अग्रसर हो सके। आप जानते होंगे सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट हमारे यहां पर है, अर्थात जिसको हम क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय कहते हैं। क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय कहते हैं। अर्थात कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, क्या बच्चे हो, क्या बूढ़े हो, क्या युवा हो, सभी को सभी प्रकार का अर्थात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से क्या हो, अधिकार मिल सके, इसी को हम सामाजिक न्याय कहते हैं। और ये जो आपका ये जो बचपन डे केयर है, केयर सेंटर है, ये दरअसल सामाजिक समरसता या सामाजिक जो जस्टिस यानी सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की संकल्पना को पूरा करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अगर कभी आपके एग्जाम में सोशल जस्टिस पर अर्थात सामाजिक न्याय पर प्रश्न आए तो आप इस उदाहरण को क्या करेंगे, वहां पर कोट कर देंगे। बात को विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, दिमाग से निकालिएगा नहीं, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2025 में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश सतत विमानन ईंधन विनिर्माण नीति लागू होने के बाद से कितने वर्षों तक यह मान्य होगी। अभी यह न्यूज में रहा है, तो ये अगर आप विकल्प देखेंगे
अगर आपको पता है तो अपनी कॉपी में नोट करिए कि आपको पता है, और अगर नहीं पता है तो मुझे बताइएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा 5 वर्ष, यानी कि सी इज द राइट आंसर, जो मुझे लग रहा है यही होना चाहिए, है ना। आप मुझे भी बताइएगा कि आपने इन कुल प्रश्नों में कितने प्रश्नों को सही किया, आपका कमेंट मेरे पास जरूर आना चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट है, तो ये हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यानी कि उत्तर प्रदेश सतत विमानन ईंधन विनिर्माण नीति 2025 का मसौदा 3 जून 2025 को प्रस्तुत किया गया। यह फैक्ट भी आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा। यह नीति कृषि अपशिष्ट, यानी कि जो आपके जो एग्रीकल्चर वेस्टेज होते हैं, ठीक है, नगर ठोस अपशिष्ट यानी कि जो आपके सिटीज के जो वेस्ट होते हैं, और वन अवशेषों जैसे नवीकरणीय स्रोतों से जेट ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। अपने आप में आप जानते होंगे सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर विशेष ध्यान दे रही है, और सरकार का लक्ष्य क्या है, जीरो कार्बन एमिशंस का लक्ष्य रखा गया है, याद है ना, 17 तक 70 तक। ऐसे में सरकार इन प्रकार के विकल्पों पर खूब काम कर रही है, और सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आगे बढ़ रही है ना। इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 80% तक की कमी लाना है। यह बड़ी बात है। ग्रीन हाउस गैसेस, मुझे लगता है सभी लोगों को पता होगा ग्रीन हाउस गैसेस में क्या आता है। ग्रीन हाउस गैसेस में आपका CH4 आता है, CO2 आता है आपका, ठीक है, मीथेन आता है, सॉरी हाँ मीथेन हो गया, CO2 हो गया, और नाइट्रस के कई सारे ऑक्साइड आते हैं, और वाटर वेपर भी आपका आता है। क्या आता है, वाटर वेपर भी आपका इसी में जो है आता है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, इनको कंट्रोल करना है, और किसानों को नया बाजार देना, और राज्य को नवीकरणीय स्रोतों से जेट ईंधन, ठीक है, उत्पादन का प्रमुख केंद्र बनाना है। नीति के तहत इन्वेस्ट यूपी नोडल एजेंसी होगी जो परियोजनाओं को मंजूरी और वित्तीय सहायता देगी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको विशेष तौर पर याद रखने थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में अग्निवीरों को छूट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। नंबर 1 पॉइंट, राज्य पुलिस बल की सीधी भर्ती में इन्हें 20% क्या किया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ओके, आगे बढ़िए। अभी हाल ही ये न्यूज भी रही है, आप जानते हो कि लोग इससे खुश भी हो गए थे। दूसरा, उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। अब आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में, यानी कि इन दोनों कथनों में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि राइट स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है, आप मुझे बताइएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो लग रहा है वो क्या लग रहा है वो तो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप बताओ मुझे कि आपके अकॉर्डिंग इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या होना चाहिए, कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है मुझे केवल एक कथन सत्य है, ये कथन मुझे गलत लग रहा है। इसमें 5 वर्ष नहीं, आई थिंक शायद 3 वर्ष के साथ छूट दी गई, जहां तक मुझे लग रहा है, याद आ रहा है शायद, है ना। तो एक, इसमें केवल एक उत्तर होना चाहिए सही। देखते हैं कि हमारा उत्तर सही कि नहीं सही है ना। चलिए, बिल्कुल सही बात है, एक होगा, है ना। चलिए, और ये जो छूट है आयु में कितनी होगी, 3 साल की होगी, ये 5 वर्ष नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये छूट कितने वर्ष की होगी, 3 वर्ष की होगी। याद रहेगा पॉइंट है। अग्निवीर पर वैसे भी अक्सर एग्जाम प्रश्न आता ही आता है कहीं ना कहीं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 जून 2025 को कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया कि राज्य पुलिस, जैसे आपका आरक्षी होगा, पीएससी, घुड़सवार पुलिस, फायरमैन की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% का रिजर्वेशन यानी कि क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी। यह भी एक बड़ी अच्छी बात है अपने आप में। युवाओं में इसका खासा जो है खुशी थी इसकी, जिससे वह सामान्य उम्मीदवारों की तुलना में अधिक उम्र में भी आवेदन कर सकेंगे, यानी कि जनरल कैटेगरी से ज्यादा जो है उनको आवेदन करने का मौका मिलेगा। यह छूट उनकी जो है सैन्य सेवा की अवधि के अनुसार लागू होगी। यदि किसी अग्निवीर की ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को कुल 1 करोड़ रुपए की राशि भी प्रदान की जाएगी। अगर किसी भी अग्निवीर की ऐसी होती है, अगर कोई रहा है, तो उसके घर वालों को 1 करोड़ रुपया मतलब 100 लाख रुपया जो है उसको दिया जाएगा, है ना। चलिए, अच्छी बात है ये। यदि किसी अग्निवीर को सैन्य सेवा के दौरान या उसकी वजह से दिव्यांगता हो जाती है तो दिव्यांगता की गंभीरता के आधार पर अधिकतम 44 लाख तक की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। तो ये फैक्ट आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। सरकार की इसमें तारीफ है। निश्चित तौर पर सरकार की जहां तारीफ हो रही होती है वैसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, इसको रेडी कर लीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर प्रदेश के किस जिले में नमामि गंगे मिशन के तहत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। बिजनौर, वाराणसी, गोरखपुर या फिर बुलंदशहर होगा, क्या होगा बताइए। अगर आपको आता है इसका उत्तर तो मुझे बताइएगा इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग इसका उत्तर हो जाएगा भैया क्या, बुलंदशहर। डी इज द राइट आंसर। देखते हैं सही है कि गलत है। देखो, एक प्रश्न रेडी कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। चलिए, और मस्त रहा करो। अच्छा, दूसरी बात, अभी मैंने कई दिन कहा है, फिर से कह रहा हूं,
आप लोग दैनिक रूप से जो मॉर्निंग में जो करंट अफेयर्स आता है उसको नहीं करते हैं आप लोग। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि सुबह सुबह जो 8 बजे करंट अफेयर्स आता है उसको रेडी कर लीजिएगा। आज दृष्टि मैगजीन मार्केट में आई हुई है, सभी लोगों ने इसको किया होगा। उसका पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जो भी आप देखते जाएंगे उन सभी प्रश्नों को मैंने सब कुछ अपने डेली मॉर्निंग वाली क्लास में, यानी कि जो 8 बजे हमारी क्लास आती है करंट की, उसमें हमने कराया हुआ है। अगर आपने दैनिक रूप से करंट अफेयर्स को फॉलो किया होता मेरे, तो आज आपको आज दृष्टि को पढ़ना नहीं पड़ता, बल्कि आज दृष्टि से आप क्या करते, रिवीजन कर रहे होते। क्योंकि 250 पेज आपके, 225 पेज, 30 पेज आपके दिमाग में जाएंगे नहीं इस 20 दिन में, सिंपल सी बात है। 30% ही जाएगा, बाकी सब उड़ जाएगा। लेकिन अगर आप 40 मिनट मेरे निकाले होते अपने जीवन के मेरे लिए, करंट अफेयर्स के लिए, तो आप आज दृष्टि से मैगजीन से रिवीजन कर रहे होते और आपको बड़ा आनंद आता, बड़ा मजा आता आपको, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप लोग जहां समय आपको निकालना चाहिए आप समय नहीं निकालते, ये गलती करते हैं आप। मैं फिर से आपसे आग्रह करता हूं कि अब आने वाले जो भी एग्जाम है आपके लिए, दैनिक रूप से आप करंट अफेयर्स को जरूर फॉलो कीजिए। अगर ऐसा नहीं करते तो आपके एग्जाम के लिए बड़ा खतरनाक साबित हो जाएगा, ये है ना। ये गलती कभी मत करिएगा। आपको मैं आगाह अभी से कर दे रहा हूं, दैनिक रूप से जीवन के 40 मिनट आप निकाल लिया करिए प्लीज, ठीक है। चैटियाने से तो हमें नहीं मिलता होगा, क्या कीजिएगा, दिक्कत है ना। वेट करते रहते होंगे आप लोग के फोन आएंगे तो बतियाएंगे वहां पर, तो दिक्कत ही है। एनीवेज, आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 5 जून के अवसर पर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नमामि गंगे मिशन के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कई बार आप एग्जाम में नमामि गंगे मिशन की भी बात कर ली जाती है। अच्छा मुझे बताओ, नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? जरा आपको आता है तो तुरंत कमेंट करिए मुझे फटाक से। यू हैव 20 सेकेंड टाइम, ठीक है, आपके पास 20 सेकेंड का समय है। तुरंत मुझे इसका उत्तर दीजिए कि इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा, बताइए फटाफट। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, बताइए फटाक से, तुरंत बताइए, बिना लेट किए, है ना। देखते हैं कितना आपके अंदर जोर है, शक्ति कितनी है आपके अंदर, बताइए। ठीक है, अभी देख लेंगे कमेंट, आगे बढ़िए। इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने की और कार्यक्रम में पारिस्थितिकी बहाली, टिकाऊ प्रथाओं और नदी संरक्षण के लिए आधुनिक तकनीकों पर विशेष ध्यान दिया गया। भाई ये सब चीजें क्या बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। वृक्षारोपण अभियान, गंगा प्रहरी व स्वयंसेवकों द्वारा स्वच्छता अभियान, जैव विविधता संरक्षण और नदी पारिस्थितिकी की सुरक्षा जैसे कई गतिविधियां भी इसमें क्या हुई हैं, आयोजित की गई हैं। इस आयोजन का उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण, सतत विकास और जन जागरूकता को बढ़ावा देना। और अगर हम बात कर लेते हैं विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की, कि भाई थीम क्या थी इस बार की, तो थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण को क्या करना, खत्म करना, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन, है ना। तो ये एक बार आपको विशेष तौर पर ध्यान देना। विश्व पर्यावरण दिवस पर अक्सर प्रश्न आते हैं एग्जाम में, थीम पर आते हैं। अच्छा, विश्व पर्यावरण दिवस तैयार कीजिएगा तो हैंड टू हैंड क्या करिएगा, जो आपका पृथ्वी दिवस है, जल दिवस है, ओजोन दिवस है, इनकी थीम भी क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। यहां से भी प्रश्न अक्सर आप एग्जाम में आते हैं। और एक बात विशेष तौर पर और ध्यान देना, विगत वर्ष की जो 2024 की थीम होगी ना, उसको भी देख लेना। कई बार क्या होता है, वर्तमान के साथ विगत वर्ष की थीम भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है, खासकर पर्यावरणीय दिशों पर से संबंधित, ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा आप लोग। आइए आगे बढ़ते हैं। जून 2025 में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में किए गए सर्वेक्षण में दुधवा टाइगर रिजर्व में 110 से अधिक तितली की प्रजातियां दर्ज की गई हैं? कौन सा विश्वविद्यालय है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU, AU इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यानी कि LU, या फिर MIT विश्वविद्यालय? क्या होगा इसका उत्तर एग्जैक्टली, बताइए। मेरे अकॉर्डिंग इसका जो उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए C वाला, यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय, यानी कि LU होगा इसका राइट आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं इसका उत्तर, ठीक है, C इज द राइट आंसर। जून 25 में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण में दुधवा टाइगर रिजर्व में 110 से अधिक तितली की प्रजातियां पाई गई हैं। एक बात और विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूं, जो बटरफ्लाइज होती हैं, जो तितलियां होती हैं, हर साल किसी ना किसी रूप में तितलियों से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। ये बात आप लोग विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। एक मधुमक्खी यानी कि बी और एक बटरफ्लाई यानी कि तितली, दो ऐसे जीव हैं जिन पर प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान रखिए। अच्छा एक बात बताओ, अभी हाल ही में एक नया जो है एक प्रकार का तितली अभ्यारण्य का है, जो है कहां पर घोषणा की गई बनाए जाने की? तितली अभ्यारण्य बनाए जाने की घोषणा भी हाल ही में किस राज्य में की गई है? अब मैंने 4-5-6 दिन पहले ही आपको कॉन्फ्रेंस में इस प्रश्न को कराया था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर देंगे, ठीक है। तो जल्दी बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा। चलो, ये इसके पहले यहां पर 45 प्रजातियां ज्ञात थी। इस सर्वेक्षण में कॉमन मॉर्मन, टॉनी कोस्टर, गॉडी वैरन जैसी दुर्लभ तितलियां भी पहचानी गई हैं। और तितलियों की यह विविधता दुधवा के स्वस्थ और संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है तथा यह दर्शाता है कि यहां जैव विविधता संचरण के प्रयास सफल हो रहे हैं। सिंपल सी बात है, तितलियां अगर कहीं पर ज्यादा हैं
तो ये रिच बायोडाइवर्सिटी का क्या होता है, इंडिकेशन होता है अपने आप में, क्योंकि बटरफ्लाईज वहीं पर रहेंगी जहां पर रिच क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी होगी, जहां पर अनुकूल वातावरण होगा पर्यावरण के लिए दृष्टिकोण से, वहीं पर तितलियां ज्यादा पाई जाएंगी और विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाएंगी। तो ये बड़ी बात है कि भाई दुधवा नेशनल पार्क में अपने आप में क्या है, बढ़िया बायोडाइवर्सिटी हो रही है। चलिए, दुधवा टाइगर रिजर्व संरक्षित क्षेत्र उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में है, आप जानते होंगे, भारत नेपाल सीमा के पास जो है फैला हुआ है। दुधवा टाइगर रिजर्व बाघ, बारहसिंगा, हाथी, गैंडा, चीतल, तेंदुआ, मगरमच्छ, घड़ियाल, गैंगेटिक डॉल्फिन और लगभग 400 पक्षी प्रजातियों का संरक्षण स्थल भी है। इसी के साथ में जुड़ा हुआ है कतनिया घाट वन्यजीव प्रभाग, है ना, कतनिया घाट भी आप लोग जाइएगा। और अभी हाल ही में वहां पर घड़ियाल के लिए क्या कुछ शुरू किया गया है, बताइए। गेरुआ नदी है, कतनिया घाट में गेरुआ नदी है, उस गेरुआ नदी में क्या शुरू किया गया, कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, अगर आपको पता है तो बताइएगा। अभी आगे भी इसमें स्लाइड में आएगा, लेकिन आप बताइएगा कि अभी हाल ही में कतनिया घाट में घड़ियाल को लेकर के कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर बताएंगे, ठीक है, और इंपॉर्टेंट भी है। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 क्वेश्चन पॉइंट, जून 25 में इस अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग के द्वारा की गई। दूसरा, इसकी शुरुआत जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर की गई। क्या होगा, मेरे अकॉर्डिंग इसमें दोनों कथन मुझे सही नहीं लग रहे, ना ये सही लग रहा है और ना भाई साहब ये सही लग रहा है। मुझे तो दोनों ही कथन नहीं सही लग रहे, यानी कि डी वाला, ना तो एक और ना ही दो, दोनों ही कथन सही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा कथन सत्य है, तो ना तो एक ना तो दो, ये होना चाहिए, डी वाला होना चाहिए शायद, जहां तक देखते हैं क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए, एक पेड़ मां के नाम है ना, अभी हाल ही में टोबैको त्रिनाद में भी जो है हाल ही में जो है मोदी जी ने वहां पर भी एक पेड़ मां के नाम पर एक पौधा लगाया हुआ है, याद है, न्यूज में था ये। पीएम मोदी इस समय 5 देशों की यात्रा पर हैं, जिसमें घाना हो गया, आपका जो है टोबैको त्रिनाद हो गया, ठीक है, नामीबिया हो गया, ब्राजील हो गया, और क्या है, और कौन सी कंट्री है, याद है, बताइएगा मुझे। चलिए, तो 16 जून 25 को एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI, ठीक है, ने बागपत जिले में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर 4000, ठीक है, पेड़ लगाने के लिए एक विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर, आप जानते होंगे इसको, फेमस है बहुत। इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरियाली बढ़ाना और लोगों को अपनी माताओं के नाम पर पेड़ लगाने के लिए क्या करना है, प्रेरित करना है। तो ये बड़े एक अच्छा अभियान मोदी जी ने चलाया था। खास बात वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी की है, जब वो कोई चीज शुरू करते हैं तो वो अभियान जो है महाअभियान में जो है व्याप्त हो जाता है। ये बड़ी अच्छी बात है देश की कि नेतृत्व एक ऐसे हाथों में है कि जो अपने आप में उनकी बोली, उनकी बातें फेमस हो जाती हैं। ए भाई, ये मत कहना कि मैं बीजेपी वाला हूं, ठीक है आप लोग टेंशन लेने लगते हो, सर बहुत तारीफ कर, सर नौकरी तो आ नहीं रही है, नौकरी नहीं आ रही, बिल्कुल सही बात है। बीजेपी गवर्नमेंट, वर्तमान गवर्नमेंट में थोड़ा गवर्नमेंट जॉब वाला लोचा रहता है, इस पर हालांकि सरकार को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। जैसे पीजीटी का एग्जाम नहीं हो पा रहा, अभी टीजीटी का एग्जाम नहीं हो पा रहा है, SSC की हालत बुरी है, हालांकि पेट का फॉर्म आ गया है, देखिए कब एग्जाम होता है, तो इस पर सरकार को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। टीचर की वैकेंसी बिल्कुल नहीं आती है, टीचर की वैकेंसी भी आनी चाहिए। प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज किया जा रहा है, ये कुछ चीजें हैं जहां पर सरकार को मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए। ये जो अधिकारी लोग होते हैं, मुझे लग रहा है ये पता नहीं कैसी पॉलिसी इनके होती है, जो मुझे लग रहा है सही फीडबैक मुख्यमंत्री तक जाता नहीं। जो मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको जो बताया जा रहा है वो भाई साहब मान ले रहे हैं, ऐसा मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। ठीक है, अधिकारी एग्जैक्टली सही डेटा, सही चीजों को नहीं बता रहे हैं, ये गलत बात है, जो मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे प्रतीत ऐसा हो रहा है। ठीक है, इसमें बहुत पेच फंसा है, सरकार को इस पर ध्यान, विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। चाहे बात प्राथमिक शिक्षक भर्ती की हो, LT ग्रेड की भर्ती हो, BO की भर्ती हो, आपका PCS में पोस्ट बढ़ने की वैकेंसी हो, लोअर PCS जो कि आपका SSC अब कराने लगा, पहले PCS कराता था तो टाइमली होता था, 2015 के बाद SSC के पास आ गया, दिक्कत हो गई। इसके बाद TGT PGT का एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया है, 2022-23 की वैकेंसी है, आप जानते होंगे। तो ये कई ऐसे मुद्दे हैं जो वहां पर सरकार को विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि युवाओं के कंधे पर ही देश है। युवा भटकता रहेगा तो देश न प्रदेश कुछ नहीं आगे बढ़ेगा, इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। बहुत प्रकार के प्रोग्राम पॉलिसीज बनाने से बेड़ा पार नहीं होगा, सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सबको सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती है, लेकिन हाँ, सरकारी नौकरी निकाल करके आप काफी हद तक इस कंपटीशन को कम कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे, अब इसे जब भी वैकेंसी प्राइमरी की आएगी तो 60,000 आएगी, 30,000 आएगी। अरे 30,000 60,000 कौन कह रहा है कि इकट्ठे आप निकालिए? आप 1000 निकालिए, 2000 निकालिए, 5000 निकालिए, 10,000 निकालिए,
एक साथ साथ में। इससे क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई कॉन्टिन्यूस वे में चलती रहेगी, कंपटीशन देते रहेंगे। लेकिन दिक्कत है कि वो 1 साल निकालेगी, उसके बाद 10 साल तक राम नाम सत्य हो जाएगा। ये एक बड़ी जो है विडंबना है हमारे देश के और प्रदेश के भी, है ना। इस पर ध्यान देना चाहिए सरकारों को। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर ये मेरी बात को सुन रहा हो ना तो इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा जरा, है ना। जो भी विधायक सांसद होंगे सुने, उसको ध्यान दें कि युवाओं के लिए क्या करना चाहिए। इलेक्शन तो टाइमली हो जाता है, दिक्कत है। चलिए एनीवेज, आइए आगे बढ़ते हैं। इस अवसर पर स्थानीय नागरिकों, स्कूली बच्चों और स्वयंसेवी संगठनों ने भी सक्रिय भागीदारी की, जिससे सामुदायिक जागरूकता और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना को और संबल मिलेगा और मजबूती मिलेगी अपने आप पे। ओके, चलिए नेक्स्ट है। जून 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकायों को कितने करोड़ रुपए के बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बिना शहरी विकास विभाग से पूर्व अनुमोदन की मंजूरी प्रदान कर दी है? ठीक है, कितना करोड़ रुपए होगा बताइए? ए होगा क्या बी होगा? ए होगा, यानी कि 10 करोड़ रुपए। ठीक है, आइए। 18 जून 25 को उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों सहित शहरी स्थानीय निकायों को यह अधिकार दिया गया कि वह शहरी विकास विभाग से पूर्व अनुमोदन के लिए बिना 10 करोड़ रुपए तक की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को सीधे निष्पादित कर सके, ताकि वहां का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप हो पाए। ये नहीं कि उनसे आपको अप्रूवल देना है तब आप करेंगे, नहीं नहीं नहीं, 10 करोड़ तक का मामला है, यू कैन डू, है ना, आप कर सकते हैं। इस निर्णय का उद्देश्य वित्तीय प्रक्रियाओं को सरल बनाना है और शहरी निकायों को अपने क्षेत्रों में सार्वजनिक हित की परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने में सक्षम बनाना। ये नहीं कि हमें कोई अपने सिटी में काम करना है, पता चल रहा है कि हम 2 साल तक अप्रूवल ही ले रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो वहां की बेसिक नीड होती है, उन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आपको किसी से अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप काम धड़ल्ले से करिए ताकि उस शहर का, उस सिटी का विकास हो सके, है ना। तो ये जो है अब यूएलबीएस जो क्या करेगा, जल निकासी, सड़क, नागरिक निर्माण जैसे कार्यों के लिए सीधे बजट आवंटन का उपयोग कर सकेंगे, जिससे स्थानीय विकास कार्यों में तेजी आएगी। पहले बजट के मामले ही अक्सर, जैसे हमारे घर के सामने रोड नहीं बनी हुई थी, अब चक्कर लगा लगा के थक गए, मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर न जाने कहां कहां तक पत्र भेजा गया, बहुत 3 साल बाद फिर अनुमोदन से मिला, बजट आया, तब हुआ जाकर काम। तो ये समस्याएं बड़ी हैं, विकट हैं। जून 2025 में निम्नलिखित में से किस जिले में मॉडर्न रॉकेटरी इंडिया छात्र प्रतियोगिता के आयोजन की घोषणा की गई? कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, अलीगढ़, कानपुर। क्या होगा इसका उत्तर एग्जैक्टली बताओ, बोलो भैया जी लोग। इसका उत्तर आई थिंक कुशीनगर होगा क्या या सिद्धार्थनगर होगा? क्या होगा? ए, कुशीनगर होगा, यानी ए इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए। 17 जून 25 को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में प्रस्तावित आईएन स्पेस कैनसेट तथा मॉडल रॉकेटरी इंडिया छात्र प्रतियोगिता 2024-25 की घोषणा की गई है। और क्या इसका उद्देश्य है? उद्देश्य इसका यह है कि जो आपके ग्रेजुएशन के छात्र होते हैं उनको अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी कि जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, इसका व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना। क्योंकि आने वाला समय क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी का है, आईटी सेक्टर का है, अपने आप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो इसीलिए जो है अभी हाल ही में किस राज्य ने, अच्छा एक क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने यहां पर 1 से 5 तक के विद्यालयों में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया है? ठीक है, और कई सारी चीजें हैं उसमें, चैट जीपीटी से लेकर कई चीजें उसमें शामिल की गई हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि भाई स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जो ग्रेजुएशन के छात्र हैं वो जाने समझे और आगे रिसर्च करें, है ना। इसमें छात्र स्वयं जो है एक मिनी जो आपका कैनसेट है, एक मिनी सैटेलाइट जिसे कोला कैन के आकार का बनाया जाता है, और मॉडल रॉकेट के डिजाइन, निर्माण और प्रक्षेपण की पूरी प्रक्रिया में भाग लेंगे। इससे क्या होगा, उनके अंदर इनोवेशन, रिसर्च और टीम वर्क के साथ काम करने का एक मनोबल मिलेगा। निश्चित तौर पर अगर आप किसी चीज के बारे में जिनको जानकारी देंगे तो निश्चित तौर पर एक बेहतर रिसर्च करेंगे। आईआईटी पर खूब सरकार पैसा खर्च कर रही है, हालांकि आईआईटी क्या करते हैं, निकलेंगे आईआईटी से निकल जाएंगे विदेश। कौन बताए कि महाराज आप पर इतना पैसा खर्च किया गया है, देश के लिए काम कीजिए, अपने यहां पर काम कीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर को गैस्ट्रोनॉमी शहर श्रेणी के तहत यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में नामांकन के लिए प्रस्तुत किया गया है? याद रखिएगा प्रश्न ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर? इसका उत्तर मेरे अकॉर्डिंग हो जाएगा सी वाला, यानी कि लखनऊ मेरे अनुसार होना चाहिए। आपने अपनी कॉपी में क्या लिखा है इसका उत्तर मुझे बताइएगा बाद में टोटल करके। तो अपनी संस्कृति, व्यंजन, परंपरा और विरासत के लिए प्रसिद्ध लखनऊ को आधिकारिक तौर पर यह पहल लखनऊ की समृद्ध खाद्य संस्कृति, पारंपरिक व्यंजनों और पाक कला को जो है वैश्विक मंच पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से की गई है। कहते हैं कि लखनऊ की बोली में बड़ी तहजीब होती है ना। आप कह करके बोला जाता है, हम कह के बोला जाता है। अभी कल ही मैं एक रील देख रहा था, तो उस रील में दिखाया गया था कि एक कोई बाहरी व्यक्ति आया होगा,
उस व्यक्ति की ई रिक्शे वाले से क्या होगी, लड़ाई हो गई। ई रिक्शा लड़ाई कर रहा है, लेकिन लड़ाई करते करते भी आप कह रहा है, आप जी आप ऐसे नहीं करते हैं, आप ऐसे। उसमें बताया गया है कि यहाँ के लड़ाई में भी तहजीब दिखती है। बड़ा अच्छा लगा मुझे कि चलो ये एक बड़ा अच्छा लगता है ना, ये एक अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है अपने आप में। तहजीब बहुत आवश्यक होती है आपकी भाषा में, आपकी बोली में। आप किसी से भी बात करें, आप अपने दुश्मन से बात करें, तहजीब से बात करें। तहजीब होनी बड़ी आवश्यक है ना, तमीज जिसको बोलते हैं ना दूसरे लैंग्वेज में। तो ये आपके बोली में, भाषा में दिखना चाहिए, है ना। मनसा वाचा कर्मणा है ना, मन से वचन से हमें शुद्ध होना चाहिए। ठीक है, चलिए। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज, लखनऊ वाले खुश हो गए होंगे नहीं? ठीक है, बढ़िया है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल होने से लखनऊ को अपने सांस्कृतिक और पर्यटन विकास को बढ़ावा देने का अवसर मिलेगा, साथ ही स्थानीय कारीगरों और रसोइयों के लिए भी नई संभावनाएं खुलेंगी, है ना। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, मध्य क्षेत्रीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 पॉइंट, जून 2025 में इसकी 25वीं बैठक वाराणसी में आयोजित की गई। ठीक बात है। इस परिषद का मुख्यालय कहां पर है? लखनऊ में है। अब आपको बताना है कि उपरोक्त कथनों में कौन सा से कथन असत्य है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा, ये आपको बताना है। आपकी नजर में इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या होगा, फिर मैं आपको बताता हूं कि मेरे अनुसार इसका उत्तर क्या होना चाहिए। मेरे अनुसार, अच्छा आपने लिख लिया क्या होगा उसका उत्तर आपके अकॉर्डिंग, पढ़ लो एक बार जरा। ठीक है, ये मध्य क्षेत्रीय परिषद की बात हो रही है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग इसमें जो उत्तर होना चाहिए वो ये नहीं होगा। असत्य पूछा है ना भाई साहब, असत्य मतलब कि सही नहीं है, मतलब रॉन्ग स्टेटमेंट। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इसका जो है ये मध्य क्षेत्रीय परिषद है, इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में भाई साहब नहीं है। कहां है अभी आगे देखेंगे, लेकिन लखनऊ में तो नहीं है पक्का। ठीक, डैम श्योर है। तो अब ये हो जाएगा गलत, मेरे अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, गलत। ये हो गया रॉन्ग। क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। और यही तो आपसे पूछा है, तो बस केवल 2 हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग। हो सकता है आई एम रॉन्ग, बट देखते हैं फिर भी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, मैं सही हूं। आई थिंक आप भी सही होंगे संभवतः। तो गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, देखो गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री, तो सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह ही है। गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री दोनों का जो है इनके नाम पे चार्ज है। ठीक है, आप मुझे बताओ कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, मुझे बताइएगा इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में। तुरंत बताइए सहकारिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ठीक है, कमेंट करिए। तो गृह मंत्री जी ने 24 जून 25 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित 25वीं मध्य क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की है। इस बैठक कौन सी बैठक है? 25वीं नंबर की है। यह पॉइंट भी आपको क्या करना है, याद रखना, इसको भी स्किप नहीं करना। यह पहली बार थी जब यह बैठक राजधानी के बाहर हो रही है, अदरवाइज अभी तक सारी बैठकें यहीं पर राजधानी में होती थी, लेकिन अभी क्या हुआ है, वाराणसी में हुआ है ये, है ना। बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, नीति आयोग के प्रतिनिधि और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल हुए हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद के उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को शामिल किया गया है। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां पर है? प्रयागराज में है। कहां पर है? प्रयागराज, जिसको पहले हम लोग इलाहाबाद के नाम से जानते थे। तो आपके एग्जाम में सीधे यही फैक्ट भी पूछ सकता है कि बताओ मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहां पर है? आप कहेंगे सर प्रयागराज में है, लखनऊ नहीं है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश सरकार मानव और बड़े मांसाहारी जीवों के साथ बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को देखते हुए कितने आधुनिक बचाव केंद्र अभी हाल ही में स्थापित कर रही है? बड़ा अच्छा सा, बड़ा क्यूट सा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका बी होना चाहिए उत्तर, यानी कि बी इज द राइट आंसर। देखते हैं कि क्या इसका उत्तर सही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार मानव और बड़े मांसाहारी जीव जैसे कि बाघ, तेंदुआ, सियार के साथ बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को देखते हुए 4 आधुनिक बचाव केंद्र स्थापित कर रही है। कौन कौन से कहां पर है यह केंद्र? मेरठ, पीलीभीत, महाराजगंज और चित्रकूट। ठीक है, कहां कहां पर देखो, मेरठ हो गया, पीलीभीत हो गया, महाराजगंज हो गया और चित्रकूट हो गया। 4 ये एरिया दे रखे हैं आपको। इन 4 केंद्रों की स्थापना कहां कहां पर की जाएगी, किन किन स्थानों पर? तो मेरठ में कहां पर जाएगी? हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि आएगा। पीलीभीत में पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान तराई क्षेत्र में आएगा। महाराजगंज में सोहागी बरवा वन्यजीव अभ्यारण्य अवध क्षेत्र में आएगा और चित्रकूट में रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बुंदेलखंड क्षेत्र में आएगा। ये इनका उद्देश्य मानव बस्तियों में भटक कर आने वाले जंगली जानवरों को सुरक्षित आश्रय, उपचार, क्वारंटाइन, निगरानी और पुनर्वास की आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना है। आप जानते होंगे कुछ जानवर जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, बाघ, तेंदुआ, सियार, ये क्या होते हैं, जो उनकी अपनी टेरिटरी होती है, जो उनका अपना क्षेत्र होता है, इसको छोड़ करके कहां जा रहे हैं? मानव बस्तियों में आ जा रहे हैं। मानव बस्तियों में, ये क्या है? मानव बस्ती है। अच्छा, हमारी मूर्खता देखिए, हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इनको मारते हैं, खदेड़ते हैं कि भाई हमारे एरिया में तुम क्यों आ गए हो, यहां से
आ जाते हैं, ये घूमते घूमते यहां आ जाते हैं। तो हम लोग क्या कई बार गुस्सा करते हैं। अच्छा, बंदर भी अगर आपके घर में आ जाएंगे तो आप गुस्साते हो, इनको भगा दो, इनको ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, कैसे आ गए हैं। आप कहते हो हमारा घर नुकसान कर रहे हैं। दरअसल ये आपके घर का या आपके क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, अपितु आपने इनके घरों का अतिक्रमण कर लिया है। जो जंगल थे, जो खेत थे, उनको आपने काट दिए, उन पेड़ की टहनियों को आपने काट दिया, जिन टहनियों पर बंदर, तितली और अन्य जानवर जो है घूमते थे, अपना जो है क्या कहते हैं, भोजन करते थे। उन खेतों को, उन जंगलों को, उन जगहों को आपने नष्ट कर दिया जहां पर इनका रैन बसेरा हुआ करता था, जहां पर रहते थे अपने परिवार के साथ में। आपने इनके घरों को उजाड़ दिया है। आपने इनके घर को उजाड़ दिया है तो क्या आपके क्षेत्र में नहीं आएंगे? आएंगे जी। हमने अपनी सुख सुविधाओं के लिए, हमने अपने निवास के लिए, शहरों के डेवलपमेंट के लिए हमने जंगलों को, पेड़ों को धड़ल्ले से काटा। हमने हाईवेज बनाए, हमने अनेकों अनेक प्रोजेक्ट बनाए। हमने इनके घरों को क्या कर दिया? बेघर कर दिया इनको अपने आप से। इसलिए हमने इनका नुकसान किया, इन्होंने हमारा नुकसान नहीं किया। प्रकृति कभी आपका नुकसान नहीं करती है। जीव जंतु, जो निरीह जीव जंतु होते हैं, वो आपका नुकसान कभी नहीं करते हैं। हमने इनके घरों को जलाया है, हमने इनके घरों को बर्बाद किया है, इसलिए हमारे घर में आते हैं, हमारे घर में घुसते हैं। तो इसीलिए इनके आश्रय के लिए अभी हाल ही में ये चीजें की गई हैं। बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, मैं इसकी काबिल तारीफ करता हूं। इस प्रोग्राम की इंपॉर्टेंट प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए। ओके, हमेशा जीव जंतुओं का ध्यान दीजिएगा, बैडास्ट्री को रिच कीजिएगा। चलिए आगे, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय बैंक केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, आगरा में पेरू स्थित अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्र केंद्र का स्थापना की गई है। ठीक बात है। इस केंद्र के निर्माण की कुल लागत 350 करोड़ रुपए आएगी। कौन सा कथन सत्य है? मेरे अकॉर्डिंग इसमें से ये वाला कथन सत्य नहीं है, गलत है ये। ठीक है, सत्य पूछा है तो केवल एक हो जाएगा। सत्य पूछा है ना, तो केवल एक हो जाएगा। ए, इसमें क्या होगा? आलू और शकरकंद जो है क्या होगा, इसका प्रोडक्शन किया जाएगा, फिर इसका जो है इसका प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाएगी और बहुत सारे काम इसमें किए जाएंगे ताकि इसका जो है अच्छे से हम लोग निर्यात कर पाए। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 जून 2025 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सिंगना में पेरू स्थित अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये सब मैंने आरडी करने में कराया हुआ डेली है ना, आप जानते होंगे। इस केंद्र का उद्देश्य क्या है? आलू और शकरकंद, ध्यान रखिएगा, कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, अर्थात उसकी उत्पादकता को बढ़ाना, उत्पादन क्षमता को बढ़ाना, फसल कटाई के बाद प्रबंधन सुधारना यानी कि उसका मैनेजमेंट करना, मूल्य संवर्धन के जरिए किसानों की आय बढ़ाना और खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को मजबूत करना, यह इसका क्या है? उद्देश्य है। आगरा और आसपास का क्षेत्र आलू की खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए यहां पर केंद्र यह स्थापित किया जा रहा है। मैंने एक दिन बताया था ना आपको कि मेरा एक फ्रेंड है आगरा का, उसके यहाँ आलू की खेती खूब होती है, पैसा भी खूब आता है। एक दिन पापा को फोन करके पूछ रहा, पापा ने पूछा होगा, बेटा हमें तुमको कुछ पैसे दिए थे, कहाँ तुमने रख दिया? पापा कह रहा है, पापा, फ्रेंड कह रहा है, पापा फ्रिज खोलिए। पापा ने फ्रिज खोला, बोले पापा बस ऊपर देखिए रखा हुआ है। तो उनके यहाँ पैसा फ्रिज में रखा जाता है, बताइए कितना बढ़िया है चाइल्ड, इतना पैसा उनके पास। चलिए, सरकार ने इस परियोजना के लिए 10 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। कुल लागत 171 करोड़ रुपए है, जिसमें भारत सरकार का 111 करोड़ रुपए और अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र 60 करोड़ रुपए का योगदान इसमें देगा। ओके, चलिए, भारत के पहले अत्याधुनिक ग्रीन डाटा सेंटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 पॉइंट क्या है? इस सेंटर का उद्घाटन गाजियाबाद में किया गया है। दूसरा, यह सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड EDSE सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के सहयोग से किया गया है। ठीक है, बताओ क्या होगा इसका कथन सत्य? मुझे लग रहा है इसका उत्तर एग्जैक्टली या तो दोनों कथन होगा या फिर केवल 2 होगा। ठीक है, ये या तो गाजियाबाद या तो फिर ग्रेटर नोएडा में से कोई एक है। एग्जैक्टली में ध्यान नहीं आ रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग या तो उत्तर में सी वाला होगा, ठीक है, और या तो केवल बी वाला होगा। देखते हैं क्या होगा, या कुछ और होगा, ऐसा है क्या? देखते हैं। ये बात हो गया सी वाला, दोनों कथन सही है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहले मैंने सी वाला ही कहा था। जहां पर जैसे कोई कंफ्यूजन हो रहा हो क्वेश्चन, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर ऐसे प्रश्न में कंफ्यूजन हो तो जहां पहली बार आपका माइंड स्ट्राइक करा ना, यार ये वाला होगा, बस उसी को टिक लगा के आना, बार बार कंफ्यूजन में मत रहने आना कि ए होगा, बी होगा कि सी होगा। जहां कंफ्यूजन हुआ तुरंत गल करके चले आएंगे आप लोग। ठीक है, जून 25 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के साहिबाबाद में भारत का पहला अत्याधुनिक ग्रीन डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है। यह उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है, और यह जो सेंटर है, यह सेंटर सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड CEL और ESDS यानी कि सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के सहयोग से बनाया गया है। यही विकल्प में था। इसका उद्देश्य ऊर्जा दक्षता के साथ पर्यावरण के अनुकूल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करना है? मजबूत करना है, इसको खड़ा करना है अपने आप में। ओके, इस ग्रीन डाटा सेंटर में मॉड्यूलर पॉड्स, स्मार्ट कूलिंग सिस्टम, वर्षा जल संचयन,
रिफ्लेक्टिव रूफिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा और इससे यह ऊर्जा की बचत करता है और नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग को क्या करता है और बढ़ाता है अपने आप पे, है ना। इसकी कुल क्षमता 30 मेगावाट होगी और भविष्य के डिजिटल जरूरतों को पूरा करने के लिए इसको तैयार किया जा रहा है ताकि हम भविष्य में भी इसका उपयोग कर पाए, ऐसा ना रहे कि अभी के लिए हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना के लिए जून 25 में केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी? तो गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर या फिर ग्रेटर नोएडा, इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा बताइएगा मुझे अगर आपने ये न्यूज सुनी है तो। मेरे अकॉर्डिंग इसका उत्तर जो हो जाएगा डी वाला, ग्रेटर नोएडा मेरे अकॉर्डिंग ये होगा, जहां तक मुझे लगता है कि इसका उत्तर है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, डी। यानी कि गौतम बुद्ध नगर के लिए 417 करोड़ रुपए के, याद रखिएगा पॉइंट को, ठीक है, के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को केंद्र सरकार ने 25 जून 2025 को मंजूरी प्रदान कर दी है। ठीक है, यह क्लस्टर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सेक्टर 10 में लगभग 200 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट भी आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। जब कोई परियोजना लॉन्च होती है तो उस परियोजना को कहां पर एग्जैक्टली लॉन्च किया गया, वो कहां पर जो शुरू की जाएगी, ऐसा स्थान पूछ लेता है आपके एग्जाम में। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में स्थानीय निर्माण, नवाचार और निवेश को बढ़ावा देना। इस क्लस्टर के बनने से उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल डिवाइस और कंप्यूटर हार्डवेयर जैसे क्षेत्रों में उत्पादन प्रोत्साहन को बढ़ावा देना है ना। चलिए, आप जानते हो कि वर्तमान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ के साथ साथ में जो भी अन्य अदर एरियाज हैं उनमें औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के लिए अलग अलग क्या कहते हैं कार्य कर रही है। ये एक अच्छी बात है। जैसे अभी हाल ही में लखनपुर रोड पर एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाएगा, याद है आपको कि नहीं याद है? कुछ बता तो बताइएगा मुझे। बाकी पॉइंट 2-4 यहां पर दिए गए हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से। जून 25 में जारी आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में देश में शीर्ष स्थान पर रहा है? बताइएगा इसका एग्जैक्टली उत्तर क्या हो जाएगा, बताओ। आई थिंक आपका सुंदर सा प्रदेश उत्तर प्रदेश होना चाहिए, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है डी वाला होना चाहिए। देखते हैं क्या होगा इसका उत्तर। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से डिजिटल सार्वजनिक खरीद में देश का शीर्ष राज्य बनने का गौरव प्राप्त कर लिया है। ठीक है, और 18 जून 25 को प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच उत्तर प्रदेश ने जीएम प्लेटफॉर्म पर लगभग 65,227 करोड़ रुपए की खरीदारी की, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। ओके, इस उपलब्धि के लिए केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर राज्य की सक्रियता और पारदर्शिता की सराहना की है। ओके, ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये सारे पॉइंट आपको विशेष तौर पर याद रखने हैं और बाकी कुछ एक पॉइंट और लिखे हैं, देखो, जिसमें से कि आप ये पॉइंट पढ़िए कि इसमें इस राज्य में खरीदारी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी और कुशल बनी हुई है, जिससे सालाना 2000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होने का अनुमान है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि होगी अगर इतना पैसा बच जाता है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 पॉइंट है, यह सेंटर आगरा छावनी में स्थित है। ओके, नाउ हाल ही में भारत और अमेरिका के मध्य संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लॉ इसी सेंटर में संपन्न हुआ है। तो आप बताओ कि इसका उत्तर क्या होगा। इसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, या तो इसमें विकल्प दोनों होगा और या तो केवल 2 होगा। अब आप बताइए कि आपके अकॉर्डिंग इसका उत्तर क्या होना चाहिए। ठीक है, ए होगा, केवल 1 होगा भैया, केवल 1 होगा, केवल 1। यह सेंटर आगरा छावनी। अच्छा, 1 मिनट रुको, देखो कंफ्यूजन क्या पूछा है? असत्य पूछा है लल्ला, क्या पूछा है? असत्य पूछा है, सही नहीं पूछा, असत्य। ये असत्य है, ये सत्य है। अगर सत्य पूछा होता तो केवल 2 हो जाता, जो मैंने आपको बताया, लेकिन चूंकि असत्य पूछा है, सही नहीं पूछा है, ठीक है, तो ये सही नहीं है, ये सेंटर आगरा छावनी में नहीं स्थित है। ठीक है, तो केवल 1, यानी कि क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए वाला, केवल 1। ये क्या है? रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है ये? ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर उत्तर प्रदेश के बागपत में कहां पर है? बागपत में है। उत्तर प्रदेश के बागपत में चांदी नगर में वायुसेना स्टेशन में स्थित है। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स और संयुक्त राज्य वायुसेना यूएसएएफ ने उत्तर भारत में संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लॉ सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह अभ्यास कहां पर होगा? जून 25 के मध्य में आयोजित किया गया था। इसका समापन गरुड़ रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर यानी कि जीआरटीसी में संपन्न हुआ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके।
आइए, ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश विशेष जून तक का करंट अफेयर्स। आई थिंक कि आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। इस वीडियो को आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, और इसके अलावा मैं फिर से आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूं कि दैनिक रूप से जो डेली मॉर्निंग में 8 AM पर करंट अफेयर्स का आता है उसको जरूर कीजिएगा। अभी फिर से आपके पास समय है, जरूर करिएगा। बिहार पीसीएस का एग्जाम दे रहे होंगे, चाहे छत्तीसगढ़ पीसीएस का, चाहे एमपी पीसीएस का, आरएएस का, ठीक है, चाहे यूपी का, चाहे यूपीएससी का, डेली मॉर्निंग वाला करंट अफेयर्स आपके लिए बड़ा उपयोगी होगा, ठीक है। इसके अलावा डिकोड एग्जाम पर अभी टेस्ट सीरीज चल रही है। 2026 पीसीएस, 25 पीसीएस और 2026 आरओ के लिए भी हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। पीसीएस के लिए ऑलरेडी चल रहा है, आरओ 2026 के लिए जो है चीजें होने वाली स्टार्ट हैं। बाकी कोई तैयारी में अगर कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो सीधे आप जो है मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। 8604409201 8604409201। यहां पर आप डिकोड एग्जाम के बैचेस के बारे में, या कोई कमर्शियल में कोई दिक्कत होती है पीसीएस तैयारी में, आरओ तैयारी में, या क्या करना है, कैसे करना है, कोई जानकारी चाहिए आपको, ठीक है, उसके लिए आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। जो भी कोर्स लेना होगा उस कोर्स का नाम लिख करके इस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा, या कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन करनी होगी तो सीधे आप मुझे व्हाट्सएप करके कॉल कर लीजिएगा, ठीक है, बिना हेजिटेशन के। तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो। बाकी हम लोग मिलेंगे कल। हाँ, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिएगा, एग्जाम का टाइम है, खाने पर आपका ध्यान अच्छे से होना चाहिए। हेल्दी फ्रूट्स खाइएगा, हेल्दी फूड खाइएगा, बाहरी चीजें खाने को आपके लिए मनाही होनी चाहिए अभी फिलहाल के, ठीक है। तो शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी, और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।